नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक नई कहानी स्पंदन, जिसको लिखा है ऋत्विक ने। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, तो आपसे अनुरोध है कि आप कृपया ध्यान से सुनिए। अंधेरे से भरा हुआ बंद कमरा, जिसमें बाहर लगी स्ट्रीट लाइट से प्रकाश भीतर आने की कोशिश तो कर रहा था, पर बंद खिड़कियों को भेद पाना संभव न था। राकेश ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, बिस्तर पर जा पड़ा। वह दफ्तर से अभी अभी लौटा था। उसका कमरा एक अव्यवस्थित आदमी का व्यवस्थित कमरा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि राकेश ने अपने जीवन की सब सुंदरता को इस कमरे में झोंक दिया था और खुद खाली हो गया था। उसने कमरे की बत्ती न जलाकर अंधेरे का साम्राज्य कायम रखा। वह कुछ देर बिस्तर पर बैठा रहा, फिर ऊपर की जेब में रखे सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाली, माचिस का डिब्बा निकाल के तीली जलाई, लेकिन वह उस जलती हुई तीली को देखता ही रहा। मुंह में लगी सिगरेट के पास नहीं ले गया। अंधेरे बंद कमरे में जलती वह तीली मानो उसके घने तारिक जीवन में एक जलती हुई लौ सी जान पड़ी, किंतु क्षण भर को प्रकाशमान रहकर वह लौ बुझ गई। ऐसी ही एक घटना 5 साल पहले घटी थी इसी दिन। 5 साल पहले उसने माचिस की तीली नहीं बुझाई थी, बल्कि उस दिन उसके जीवन के प्रकाश का स्रोत हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया था। प्रिया। 5 साल पहले आज ही के रोज उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। आज प्रिया को गुजरे 5 बरस बीत चुके हैं। उसे अब ठीक ठाक उसका चेहरा याद भी नहीं है। जब भी सोचता है, केवल धुंध में हंसता एक चेहरा दिखाई देता है। स्मृति न ही पूरी तरह से ताज़ा हो पाती है, न ही पूरी तरह से क्षीण। वह जैसे उसके मन के आकाश में बीचों बीच लटक रही है। इतनी कमज़ोर भी नहीं कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल उसे विस्मृतियों की अतल गहराइयों में खींच सके, और ना ही इतनी सक्षम कि उसे अभिव्यक्ति के स्तर तक पहुंचाया जा सके। राकेश होठों में ही सिगरेट फंसाकर बालकनी में आ पहुंचा और उसने सिगरेट जला ली। शाम ढलने को थी और रात आने को। राकेश ने घड़ी देखी और सोचा, सर्वेश के आने का समय हो चुका है। जाने क्यों यह आदमी हमेशा मेरे पास आता है। क्या यह नहीं जान पा रहा कि मैं अब कुछ भी नहीं हूँ, सिवाय हाड़ मास के, जो सांस लेता है, सांस छोड़ता है और जीवन का अर्थ इन्हीं दो काम में समझता है। सर्वेश उसका बहुत पुराना दोस्त है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। उसकी हालत से पूरी तरह रूबरू है, लेकिन वह अच्छा खासा समझता है उसकी हालत को। उसे उम्मीद है कि वह कभी न कभी प्रिया की मौत के सदमे से बाहर आएगा। राकेश को यही शिकायत रहती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि राकेश सदमे में है। कुछ ही देर में सर्वेश भी आ पहुंचा। उसका टिफ़िन भी वही ले आता था होटल से, और बहुत बार अपना खाना भी घर से बंधवा कर उसके यहीं खाता। आज भी वह खाना ले आया था। दोनों ने खाना खाया, बर्तन साफ किए और बालकनी में लगी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। 2-4 इधर उधर की बातें हुई। राकेश काफ़ी देर तक केवल हाँ हूँ करता रहा। उसके पास बताने के लिए कोई बात न थी, लेकिन कुछ देर बाद वह आकस्मिक ही कुछ कहा। आज प्रिया को गए 5 साल हो गए। समय कितना तेजी से भागता है ना। यह सुन सर्वेश थोड़ा सा चकित हुआ, क्योंकि उसने पहली बार अपनी तरफ से प्रिया की कोई बात निकाली इन 5 सालों में। अन्यथा हमेशा सर्वेश ही कोशिश करता कि किसी उपाय से वह प्रिया की मौत से आगे बढ़े। जाने अनजाने वह हमेशा हम हर बात को प्रिया तक ही ले जाता और राकेश को समझाना शुरू कर देता। उसने बड़ी शांति से कहा, राकेश भाई, अब तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए इस घटना से। मैं तो चाहता हूँ तुम फिर से कविताएं लिखो। 5 साल से तुमने कोई कविता न लिखी है। राकेश को इस बात से हल्की सी झुंझलाहट तो हुई कि वह उसे फिर से इसी बात को समझाने बैठ गया। उसकी इन कोशिशों को वह व्यर्थ ही समझता है, और इन बातों के उत्तर में अक्सर वो जो कहता आया है उसी को नए शब्दों में पिरोकर कहा। देखो सर्वेश भाई, मुझे प्रिया की मौत का दुख नहीं है। मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। अगर तुम समझना चाहते हो तो इस तरह समझो कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि मुझे दुख का अनुभव ही नहीं होता, ना ही सुख का। तुम कविताएं लिखने की बात करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कविताएं लिखना नहीं चाहता, पर मैं किस तरह लिखूं?
मेरी भावनाएं, संवेदनाएं तो जैसे किसी इमारत के मलबे के नीचे दबी हुई हैं। हो सकता है मलबे में बदल चुकी वह इमारत प्रिया हो या न भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि प्रिया की स्मृति भी उसी इमारत के नीचे दफन है। या शायद इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानता। तो तुम इन्हीं बातों को क्यों नहीं लिखते? शायद अच्छा साहित्य बन पड़े और तुम कुछ इनसे मुक्त भी हो सको। किन बातों से? यह जो तुम अभी कर रहे हो। राकेश हल्का सा हंसते हुए कहता है, वैसे तो मैं ज़्यादा सोच भी नहीं पाता, लेकिन तुमसे बात करते हुए या अकेले बैठे हुए जो विचार आते हैं, तो उन विचारों का कोई छोर नहीं है। ये मेरे दिमाग में कीड़ों की तरह पलते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। पैदा होते हैं, मर जाते हैं। इनका उपयोग साहित्य रचना में नहीं हो सकता। इनका जन्म मेरे दिमाग को नोच नोच कर खाने के लिए होता है। पर तुम यकीन मानो, ये काम में भी असफल रहते हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, मैं जैसे शून्य में बैठा उन्हें देखता रहता हूँ। कुछ एक देर मेरे मन के आकाश पर चक्कर लगाते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि वह मेरे साथ ही शून्य में विलीन हो जाते हैं। जाने कहाँ चले जाते हैं, किन अंधेरी कोठरियों में बंद हो जाते हैं। कभी कभी फिर से कोई विचार सहसा प्रकाश सा कौन जाता है, लेकिन उसका प्रकाश कुछ ही देर तक रहता है, मानो दिमाग की अंधेरी कोठरी उसे क्षण भर की मुक्ति देकर वापस खींच लेती हो। तुम्हारी समस्या काफ़ी गंभीर है बंधु। मुझे कोई समस्या ही नहीं है। तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात? डॉक्टर से सलाह जरूरी है। अरे जब बीमारी ही नहीं तो कैसा डॉक्टर? हो सकता है तुम्हें इतना गहरा दुख पहुंचा हो कि तुम यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें प्रिया की मृत्यु का दुख है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। यह सच है कि मैं नहीं मानता कि मैं दुखी हूँ। तो क्या तुम खुश हो? वह भी मैं नहीं कह सकता। दुख के बारे में तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे। मैं नहीं जानता, मैं सोचना नहीं चाहता। क्योंकि तुम भाग रहे हो बंधु। देखो, कभी कभी कोई आघात इतना गहरा होता है कि हम यह सोचना बिल्कुल पसंद नहीं करते कि वह हमारे साथ हुआ है। इस आघात से मिले दुख को भी हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तुमको प्रिया की मृत्यु से ऐसा ही एक घाव लगा है जिसके टपकते लहू को तुम देखना नहीं चाहते। किंतु मित्र, धीरे धीरे उस घाव से लहू टपकता रहेगा और तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें इमारत के उन मलबों को हटाना होगा और प्रिया के लिए उसकी मृत्यु के दुख में फूट फूट कर रोना होगा। तुम्हारी मुक्ति रोने में है बंधु। मैं नहीं रो पाता, तब भी नहीं रो पाया था, अब भी नहीं रो पाऊंगा। कोशिश करो भाई। यदि रोना आएगा तो उसके पीछे पीछे एक स्वच्छ और निर्मल सुख का एहसास भी आएगा। नहीं होता मुझसे। तुम व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। मेरे भीतर की सारी संवेदनाएं बर्फ से ढक चुकी हैं और मैं नहीं जानता मैं इस तरह अच्छा हूँ या बुरा। अब तो मेरे लिए यही भाव काफ़ी है कि मैं हूँ। सांस लेता हुआ हाड़ मांस का पुतला। चाहो तो मशीन कह डालो। हो सकता है तुम्हारी बातें सच हों या न हों, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वेश को लगा आगे इस बात पर बात करने से हो सकता है कि राकेश और ज़्यादा परेशान हो जाए, इसलिए उसने आगे तर्क देना उचित न समझा और विदा मांगने की सोची। अच्छा छोड़ो भाई, तुम आराम करो, मुझे भी देर हो रही है और तुम्हें भी कल सुबह दफ्तर जाना है। सर्वेश वहाँ से अपने घर चला गया। राकेश ने बालकनी से कुर्सियों को एक एक करके अंदर किया और अपने कमरे में प्रवेश किया। बत्ती जलाकर अंधेरे के बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया। वह अजीब से कश्मकश महसूस कर रहा था। उसे यह शक होने लगा था कि कहीं सर्वेश सही तो नहीं कह रहा, पर उसने इस शक को अपने दिमाग से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। वह यह मानना ही नहीं चाहता था कि वह परेशान है। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। होता तो क्या मैं न जानता। अजीब है सर्वेश। किंतु उसे मैं यह क्यों नहीं बता सका कि मुझे एक बात से खुशी ज़रूर मिलती है। यदि मुझे मालूम हो कि कल मैं मर जाऊँ तो मैं इस बात पर काफ़ी खुश होऊंगा। राकेश की आंखों में नींद थी, पर वह जानता था कि वह सो नहीं पाएगा। नींद उसकी आंखों में हर वक्त रहती है, पर वह जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, नींद अपनी दृष्टि उससे हटा देती है। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसने अपने टेबल के ड्रॉअर से डायरी निकाली। कविताओं से
उसका कोई वास्ता न रहा था, लेकिन उस डायरी में वह एक बात हमेशा लिखता जाता था। उसने पेन उठाया, उंगलियों के बीच पसीना था। डायरी में उसने फिर वही बात लिखी जिससे पूरी डायरी भरी हुई थी। उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कल मैं मर जाऊंगा और मुझे इस पर खुशी होगी। राकेश ने देखा, वह डायरी का आखिरी पन्ना था। उसने बत्ती बुझाई और बिस्तर तान लिया। सोते हुए जो पहला विचार उसके दिमाग में आया कि उसे कल नई डायरी खरीदनी होगी। वह इस विचार से न तो खुश था न दुखी था। तो मित्रों, धन्यवाद।